आरबीआई ने 2000 रुपए की नोट को वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार यानी 19 मई को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की। इसका मतलब है कि अब 2000 रुपए के नोट की छपाई भी नहीं होगी और कोई भी बैंक आपको यह नोट नहीं देगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यह नोट बंद हो गया है। इस रिपोर्ट में विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों ने कहा, सरकार और केंद्रीय बैंक ने इस कदम को उठाने का सही कारण तो अब तक नहीं बताया है, लेकिन आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह का निर्णय लेना बुद्धिमानी भरा फैसला है, क्योंकि चुनाव के दौरान जनता को लुभाने और प्रचार में आमतौर पर नकदी का उपयोग बढ़ जाता है। क्वांटिको रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का असर कृषि और निर्माण जैसे छोटे व्यवसायों पर पड़ सकता है। अन्य एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के वापस लेने के फैसले के बाद रियल एस्टेट और सोने जैसी महंगी चीजों की मांग बढ़ने लगेगी। रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल भारत में 3.7 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 रुपए के नोट मौजूद है। अगर उसका 1/3 नोट भी बैंकों के पास वापस जाता है तो बाजार में नकदी बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.1 लाख करोड़ रुपए के बीच पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया कल यानी 23 मई को 2023 मंगलवार से शुरू होने जा रही है। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन बड़े नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा। एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2000 रुपए नोट को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बैंक की ओर से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि सभी को 2000 रुपए के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी। गवर्नर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि क्या आरबीआई 1000 रुपए का नोट लाने वाला है। आप इस बात का जवाब यहां जान सकते हैं। जवाब जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मुंबई में 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने के लिए आरबीआई के फैसले के बाद पहली बार बयान दिया है। यहाँ उन्होंने विस्तार से इस बात की जानकारी दी कि देश के सबसे बड़े नोट को इस समय चलने से बाहर करने का निर्णय लेने के पीछे आखिर क्या वजह है। आरबीआई गवर्नर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि क्या आरबीआई 1000 रुपए का नोट लाने वाला है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे टेलीविजन घोषणा के जरिए इस बात का ऐलान किया था कि 1000 रुपए और तत्कालीन 500 रुपए के नोटों की नोटबंदी की जा रही है। उसी रात 12 बजे के बाद 1000 रुपए और उस समय चलने वाले 500 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे थे। देश में नोटबंदी का ये फैसला काले धन की रोकथाम के उद्देश्य से लाए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद बैंकों में लगातार कई दिनों तक 1000 और 500 रुपए के नोट बदलने और जमा करवाने वालों की भारी भीड़ के दृश्य आज भी जहन में ताजा से लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग यानी कि FIPIC शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वहां तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में शिरकत की। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को जेम्स मारापे एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख सकते हैं।
उन्होंने मारापे को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के नाम पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत आपके डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व करता है। मानवीय सहायता हो या आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। हम बिना किसी संकोच के आपके साथ अपने अनुभव और क्षमताओं को साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या अन्य, हम हर तरह से आपके साथ है। फिपिक की शुरुआत 2014 में मोदी जी फिजी यात्रा के दौरान हुई थी। यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब चीन इस क्षेत्र में अपने सैन्य और राजनयिक प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास में है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मोदी का जलवा बरकरार है। जापान से पापुआ न्यू गिनी देश पहुंचे पीएम मोदी की खूब खातिरदारी हुई। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही फिजी ने भी अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। आखिर क्यों मिला प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान? देखते रिपोर्ट अंदर की बात। दरअसल जापान में G20 और क्वाड देशों की बैठक के बाद पीएम मोदी बीते दिन यानी 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में शिरकत की। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स के साथ फिपिक्स बैठक की। इसके अलावा उन्होंने जेम्स के साथ सह-अध्यक्षता भी की और उनको पीएम मोदी की ओर से आश्वासन दिया गया कि भारत पर वो पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी को प्रशांत द्वीप देशों की एकता की अगुवाई करने और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया, जबकि फिजी ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। बता दें कि पीएम मोदी को हर देश से लगातार सम्मान मिल रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो चुकी है, जो भारत के लिए काफी गौरवान्वित करने वाली है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से पीएम मोदी ने कहा, भारत आपके डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व करता है। किसी भी तरह की कोई भी जीत के बाद अब कांग्रेस ने मिशन साउथ की शुरुआत की है। कांग्रेस ने तमिलनाडु को छोड़कर बाकी 4 राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में जीत की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। चुनाव जीतने के लिए किस रणनीतिकार को आखिरकार कमान दी गई है? कर्नाटक के बाद किस रणनीति पर काम करेगी कांग्रेस? देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा करने का सपना देखने लगी है। तमिलनाडु में डीएमके की कांग्रेस के सहयोगी एमके चूंकि स्टालिन की सरकार है, इसलिए कांग्रेस ने तमिलनाडु को छोड़कर बाकी 4 राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में जीत की रणनीति पर विचार करना शुरू किया है। कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू को प्रचार का जिम्मा सौंपा है, जो तेलंगाना से शुरुआत करेंगे। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में पार्टी की जीत का असर तेलंगाना में भी देखा जा सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस का नेतृत्व रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, जो एक आक्रामक युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय रेड्डी तेलंगाना में केसीआर सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना में केसीआर परिवार के भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस इस मुद्दे को दबाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम से यूपी कांग्रेस के कई कदावर नेताओं ने दूरी बना ली थी। अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खबारी ने ऐसे नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। खबारी ने 3 दिन में जवाब मांगा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार को कांग्रेस की ओर से देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यूपी कांग्रेस ने भी लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और सर्वधर्म शांति पाठ का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई दिग्गजों ने दूरी बना ली थी। यूपी कांग्रेस इसे लेकर अब एक्शन में आ गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं के राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में न पहुंचने पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने
इस नेताओं से 3 दिन में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम से गैर मौजूदगी का कारण बताने के लिए कहा है। बृजलाल खाबरी ने लखनऊ जिले के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवार रहे नेताओं से कारण बताने के लिए कहा है। उन्होंने पार्टी के फ्रंटल संगठन विभाग प्रकोष्ठ के प्रदेश, जिला और शहर अध्यक्ष के साथ ही पदाधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2023 में अब कुछ महीने ही बाकी है। प्रदेश में सभी प्रमुख पार्टियों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। चुनावी सभाएं भी शुरू हो चुकी है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार मेवाड़ का दौरा कर रहे हैं। बार बार मेवाड़ आखिरकार क्यों जा रहे हैं गहलोत, देखते इस रिपोर्ट में। राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सत्ता तक पहुँचने का रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है। पिछले 30 सालों में हुए चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो यही देखा गया है कि मेवाड़ की ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी सत्ता में पहुँचती है। हालांकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में यह तर्क सटीक नहीं बैठा। 1998 से लेकर 2013 तक के चुनावों में हर बार वही पार्टी सत्ता में पहुंची जिसने मेवाड़ जीत लिया। बीजेपी यहां कई बड़े आयोजन कर चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार मेवाड़ का दौरा करते रहे हैं। सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर कैसे गुजरता है, यह जानने के लिए हमें पूर्व के विधानसभा चुनाव परिणामों पर गौर करना होगा। वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में मेवाड़ की 30 विधानसभा सीटों में से 23 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। उन दिनों बीजेपी को 30 में से केवल 4 सीटों पर ही जीत मिली। तब 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। भले ही पिछले विधानसभा चुनावों में मेवाड़ का मिथक टूट गया हो, लेकिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल मेवाड़ पर विशेष फोकस रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के एक सरकारी कार्यालय के खजाने में 2.31 करोड़ का काला धन मिला है। जयपुर में सचिवालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय की तिजोरी में 2000 रुपए के 7,298 नोट और 500 रुपए के 17,107 नोट मिले। इसके अलावा मेड इन स्विट्जरलैंड से लिखा 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला। कहां से आया ये काला धन, आइए देखते हैं। राजस्थान के एक सरकारी कार्यालय के खजाने में 2.31 करोड़ का काला धन मिला है। जयपुर में सचिवालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय की तिजोरी में 2000 रुपए के 7,298 नोट और 500 रुपए के 17,107 नोट मिले। इसके अलावा मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला है। सोने की कीमत बाजार भाव में हिसाब से 10 ग्राम के 62,000 रुपए है। इस विभाग में दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच कार्यालय में रखी एक तिजोरी की चाबी नहीं थी, इसलिए अधिकारियों ने एक तांत्रिक को बुलाकर ताला तोड़ा तो तिजोरी में फाइलों सहित एक बैग मिला। यह मालमत्ता बैग में था। चूंकि बैग कार्यालय की तिजोरी में पाया गया था, स्वाभाविक रूप से बैग किसी अधिकारी का होना चाहिए। यह खबर मिलते ही जयपुर शहर की पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव भी कार्यालय पहुंच गए। उनकी मौजूदगी में बैग खोला गया तो उसमें से 2.31 करोड़ रुपए नकद और सोने की बिस्कुट मिली, जिसको लेकर जांच शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। बात करें तो शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की चर्चा जोरों पर है। बनर्जी ने कोलकाता में सीबीआई कार्यालय द्वारा घंटों पूछताछ की गई। सूत्रों का दावा है कि बनर्जी को अगले सप्ताह कभी भी जेल भेजा जा सकता है। क्या जेल जाएंगे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक, देखते इस रिपोर्ट में। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की चर्चा जोरों पर है। बनर्जी से कोलकाता में सीबीआई कार्यालय द्वारा घंटों तक पूछताछ की गई। सूत्रों का दावा है कि बनर्जी को अगले सप्ताह कभी भी जेल भेजा जा सकता है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी पूछताछ रोकने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय में आवेदन किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई को शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी है। बनर्जी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सीबीआई ने पिछले साल अपना पहला चार्जशीट दायर किया था, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी समेत 16 लोगों को नामजद किया गया था। ईडी ने पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी भी मैदान में उतर गई है।
ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, केंद्र की निरंकुश सरकार के एजेंसी शासन ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन देश भर से करोड़ों लोग हमारे साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। और केंद्र सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के शुक्रवार को एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसलों को पलट दिया जिसमें अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था। इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। क्या मोदी सरकार कर रही है देश के संविधान की अवमानना, ऐसा दिल्ली सरकार का मानना है। आइए देखते हैं क्या है पूरी बात। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल को अधिकार देने वाले अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश से आम आदमी पार्टी ही नहीं, संवैधानिक विशेषज्ञ भी परेशान है। उनके अनुसार मोदी सरकार अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए देश के संविधान की अवहेलना कर रही है। साथ ही वे चुनी हुई सरकार के बजाय अपनी कठपुतली लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्ति देने की कोशिश कर लोकतंत्र के सिद्धांतों की हत्या कर रही है। यह हास्यास्पद है कि उपराज्यपाल के पास मुख्यमंत्री से अधिक शक्तियां है। मोदी सरकार दिल्ली के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव को मुख्यमंत्री के अलावा उपराज्यपाल से ऊपर मान रही है। यह दिल्ली के जनादेश का अपमान है। संवैधानिक विशेषज्ञों की माने तो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा की गई व्याख्या को खारिज कर अध्यादेश लाई है। सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कर उसे बदलने के लिए नया कानून बनाए, लेकिन उससे पहले अध्यादेश लाना सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में होने वाले रुद्र महायज्ञ में पूर्णाहुति दी और शिव मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी की। सनातन धर्म को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार क्या दिया सबसे बड़ा दावा, देखते इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां वो गोरखनाथ मंदिर के रुद्र महायज्ञ में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने यहां के शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म को समाज ने मिलकर बनाया है। हमारा सनातन धर्म हर देश, काल और परिस्थिति में इसी प्रकार अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा। योगी आदित्यनाथ ने रुद्र महायज्ञ और ज्योतिर्लिंग अभिषेक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा समाज ने मिलकर किया है। पूरे समाज ने एकता के माध्यम से मार्ग आगे बढ़ाया तो कल्याण के अनेक मार्ग प्रशस्त हुए। यही कारण है कि दुनिया में तमाम मजहब संप्रदाय आए, कुछ आए और कुछ समाप्त हो गए, कुछ अभी भी हैं और कुछ आने वाले समय में भी आएंगे। उनकी विशिष्ट पहचान हो सकती है और कुछ देर के लिए भले ही बढ़ सकते हैं, मगर हमारा सनातन धर्म हर देश, काल और परिस्थिति में इसी प्रकार अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एनसीपी नेता अजित पवार और सुप्रिया सुले के भावी सीएम के पोस्टर के बाद अब शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे के पोस्टर लगाए गए हैं। एनसीपी के बाद अब उद्धव गुट पे उठे इस नेता को भावी सीएम बनाने की मांग कहां लगे इसके पोस्टर, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टरबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के शहरों में अलग अलग नेताओं के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे आज नागपुर दौरे पर है। ऐसे में अब यहां आदित्य ठाकरे के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पोस्टर लगाए गए। इससे पहले अजित पवार के पोस्टर राज्य के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लगाए गए थे। महाराष्ट्र राज्य के भावी मुख्यमंत्रियों की सूची में अजित पवार, सुप्रिया सुले, देवेंद्र फडणवीस के बाद अब आदित्य ठाकरे का भी नाम शामिल हो गया है। महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे ने नागपुर जिले के रामटेक के पास मानसर में बैनर लगाए गए थे। आदित्य ठाकरे के बैनर नागपुर में उद्धव ठाकरे गुट की युवा सेना ने लगाए हैं। आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाने वाले बैनरों से राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। आदित्य ठाकरे आज कुछ घंटों के लिए नागपुर थे। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र में एनसीपी की तरफ से कई नेताओं के पोस्टर लग चुके हैं, जिनमें इन्हें महाराष्ट्र के भावी सीएम के रूप में दिखाया गया था। यही नहीं, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी भावी सीएम के पोस्टर लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एनसीबी के पूर्व जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े ने कहा, मुझे और मेरी पति को लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और अश्लील मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। आज वानखेड़े मुंबई पुलिस पे शिकायत करेंगे। क्या है मामला, आइए देखते हैं।
मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को अब धमकियां मिल रही होने की बात सामने आ रही है। समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को पिछले 4 दिनों से धमकी मिल रही है और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं। मैं इसके बारे में आज मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग करूंगा। IRS अधिकारी समीर वानखेड़े, जिन्हें आर्यन खान ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले 4 दिनों से धमकियां मिल रही है। 2021 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल प्रमुख के रूप में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच का नेतृत्व भी किया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल और ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और आर्यन खान के खिलाफ आरोप नहीं लगाने का वादा किया। सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसके टॉप 10 टारगेट में कौन कौन है और वो किस वजह से उन्हें निशाना बनाना चाहता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने NIA के सामने अपनी टॉप 10 टारगेट लिस्ट का खुलासा किया है। टारगेट लिस्ट का मतलब है वो लोग जो बिश्नोई के निशाने पर है। बिश्नोई ने कबूलनामे में कहा है कि वो कारोबारियों से जबरन उगाही के जरिए आने वाले पैसों से गैंग को ऑपरेट करता है। साल 2022 में दिसंबर के महीने में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के सामने देश के सबसे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना कबूलनामा किया था। लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड स्टार सलमान खान का है। इस लिस्ट में दूसरा नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का है। मूसेवाला की बीते साल 29 मई को गोली मारकर हत्या की गई है। लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट लिस्ट में लक्की पटियाल के गुर्गे मनदीप धालीवाल, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर का नाम भी है। लॉरेंस ने बताया कि विक्की मुद्दू खेड़ा के कत्ल की पूरी साजिश अमित डागर और कौशल चौधरी ने रची थी। लिस्ट में बम्बिहा गैंग के हेड सुखप्रीत सिंह बुद्धा, गैंगस्टर लक्की पटियाल, गोंडर गैंग के गुर्गे रम्मी मसाना का नाम भी है। बिश्नोई की लिस्ट में गोंडर गैंग के सरगना गुरप्रीत शेखो का नाम भी है।